गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम गुटनिरपेक्षता के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम शीत युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो है गुटनिरपेक्षता। शीत युद्ध की भीषण परिस्थितियों में जहां विश्व दो द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया, जहां एक ध्रुव अमेरिका था जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ था जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। लेकिन इन्हीं भीषण परिस्थितियों में जो तृतीय विश्व के नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो किसी भी प्रकार से गुटों में शामिल न होकर अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास पर अपना ध्यान लगाना चाहते थे, वे किसी भी महाशक्ति के हाथों की कठपुतली बनकर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। अतः विश्व के इन नव स्वतंत्र देशों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने और किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया, और इसे ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है, जिसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में होती है। शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने तृतीय विश्व के देशों को गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया, ताकि वे इन गुटों से पृथक रहकर अपने लिए विकास की राह चुन सके। अतः ऐसे में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है गुटों की राजनीति से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के जनक के रूप में नव स्वतंत्र देशों के ही स्वाधीनता संग्राम के नेता, जिनमें भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो सर्वप्रमुख थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नेहरू नासिर टीटो की तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में घाना के एनक्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो भी रहे। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जहां 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या 25 थी, वहीं वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 120 हो चुकी है। यदि बात की जाए गुटनिरपेक्षता की अवधारणा की, तो निश्चित तौर पर यह एक काफ़ी व्यापक अवधारणा है, जिसको काफ़ी विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन चूँकि यह अवधारणा इतनी व्यापक है कि वे सभी विद्वान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करने में। इस संबंध में हम जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने जो गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उन्हें कुछ नकारात्मक तथ्यों से पृथक किया है। जैसे वे कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता अलगाववाद नहीं है, गैर वचनबद्धता नहीं है, तटस्थता नहीं है, एक पक्षवाद नहीं है और निर्लिप्तता नहीं है। अर्थात अलगाववाद का अभिप्राय है कि विश्व राजनीति के किसी भी मुद्दे से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को अलग नहीं रखते, वरन वे उस पर एक स्वतंत्र राय रखते हैं। गैर वचनबद्धता अर्थात विश्व में जो विभिन्न घटनाएं घट रही हैं, उनके प्रति जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, वे निश्चित तौर पर वचनबद्धता रखते हैं, क्योंकि विश्व शांति किसी एक राष्ट्र का दायित्व नहीं है, वरन यह विश्व के समस्त राष्ट्रों का एक सामूहिक दायित्व है। साथ ही गुटनिरपेक्षता तटस्थता अर्थात विश्व राजनीति के प्रति या विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति आंखें मूंद लेने की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता एक पक्षवाद भी नहीं है, अर्थात किसी एक पक्ष के साथ होकर विश्व का जो शक्ति संतुलन है, या ये कहा जाए कि जो विश्व शांति है, उसे बिगाड़ने का प्रयास भी गुटनिरपेक्षता नहीं है। यदि हम ये समझना चाहें कि आखिरकार गुटनिरपेक्षता है क्या, तो इस संबंध में 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 3 प्रमुख नेताओं नेहरू, नासिर और टीटो ने गुटनिरपेक्षता के 5 आधार स्पष्ट किए हैं, जिससे हम गुटनिरपेक्षता के बारे में समझ सकते हैं। पहला है कि गुटनिरपेक्ष देश स्वतंत्र नीति अपनाए हुए है, अर्थात
गुट निरपेक्ष राष्ट्र या गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करने वाला राष्ट्र किसी भी महाशक्ति के दबाव में अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर रहा है हो, वरन वह अपने स्वतंत्र विवेक से या अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विदेश नीति का संचालन करे। गुट निरपेक्ष देश हर दृष्टिकोण से उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित समस्त राष्ट्र कहीं न कहीं उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं, तो ऐसे में वे उपनिवेशवाद का विरोध करना गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानते हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट की सदस्यता धारण न करे या सदस्यता ग्रहण न करे। इस संबंध में जैसा कि हम शीत युद्ध के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के अंतर्गत काफ़ी सैनिक गुटों का विकास हुआ, जिनमें नाटो, सीटो, सैंटो, वारसा आदि रहे। ऐसे में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है इन समस्त सैनिक गुटों से पृथक रहने की नीति का अनुसरण करना। सदस्य देश किसी बड़ी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न करें, अर्थात दोनों ही महाशक्तियों से असहयोग नहीं लेकिन सहयोग बनाते हुए एक प्रकार से समझौतों की राजनीति से दूर रहें। सदस्य देश किसी भी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दे, क्योंकि इससे टकराव एवं तनाव को टाला जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है विरोधी गुटों की शक्ति राजनीति, महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता, शीत युद्ध की संधि व्यवस्थाओं से दूर रहना। इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना एवं उन दबावों को दरकिनार करना जो महाशक्तियों की ओर से उन पर डाले जा रहे हैं। यदि संक्षेप में हम कहें तो गुट निरपेक्षता शीत युद्ध एवं द्विध्रुवीय विश्व प्रणाली के विरुद्ध नव स्वतंत्र राष्ट्रों का एक ऐसा अभियान था जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के साथ उनके राष्ट्रीय हितों एवं महत्वाकांक्षाओं का एक अद्भुत सामंजस्य विद्यमान था। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार शीत युद्ध काल में वे कौन से कारक थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की उत्पत्ति व विकास को आकार देने का कार्य किया। जैसा कि हम जान चुके हैं कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वह शीत युद्ध काल की ही देन है। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता जो है या गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति का या उसके विकास को आकार देने का सबसे महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी कारक ही शीत युद्ध है। उदारवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के मध्य जारी शीत युद्ध ने तृतीय विश्व के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को किसी सैनिक गुट में शामिल न होने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया, क्योंकि शीत युद्ध के समय इन दोनों राष्ट्रों में जिस प्रकार से राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक होड़ जारी थी, उससे इन राष्ट्रों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि कभी भी तृतीय महायुद्ध छिड़ सकता है। अतः अपने अस्तित्व को यदि बनाए रखना है और अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का यदि समाधान करना है तो उन्हें किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहिए तथा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध था वह कहीं ना कहीं गुट निरपेक्षता की नीति या गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास एवं उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक था। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे उनकी जो स्थिति थी, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था कि वे किसी और नीति का अनुसरण करें। इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने काफ़ी लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी, तो स्वाभाविक सी बात है वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहते थे और साथ ही वे दोनों ही महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, जो उस समय की महती आवश्यकता भी थी। यदि वे सोवियत संघ गुट में शामिल होते तो निश्चित तौर पर अमेरिका की नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़ती, और यदि वे अमेरिकी गुट में शामिल होते तो उन्हें सोवियत संघ से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। अतः गुट निरपेक्ष जो राष्ट्र थे या हम ये कहें जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके पास एकमात्र
गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का ही रास्ता था, जिसके माध्यम से वे दोनों ही महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकते थे एवं अपने राष्ट्रों को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकते थे। गुट निरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहित करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक था सैनिक गठबंधनों का विरोध। शीत युद्ध के दौरान काफ़ी सैनिक गुटों का निर्माण किया गया, जिसमें नाटो, सीटो, सेंट्रो, वारसा आदि प्रमुख थे। शीत युद्ध के उपकरण के रूप में स्थापित इन संधियों एवं सैनिक गुटों ने कहीं न कहीं परस्पर अविश्वास और भय पैदा कर दिया। इस संबंध में नेहरू ने कहा था कि इन संधियों ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वे अपनी एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। ऐसे में निश्चित तौर पर उनके पास यही विकल्प था कि वे सैनिक गठबंधनों का विरोध करें। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध भी कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता की उत्पत्ति एवं विकास को आकार देने वाला एक प्रमुख तत्व है। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं उनमें से अधिकांश राष्ट्र साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। अतः ऐसे में नेताओं गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन थे उसके नेताओं को लगा कि वे वर्तमान समय में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से स्वतंत्र तो हो चुके हैं, लेकिन यदि वे महाशक्तियों के किसी भी प्रकार के सैनिक संगठनों का हिस्सा बनते हैं तो निश्चित तौर पर वे नव उपनिवेशवाद का शिकार हो जाएंगे और जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है वह स्वतंत्रता निश्चित तौर पर अस्तित्व में नहीं रह पाएगी। अतः यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की इच्छा भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में थी, क्योंकि वे वर्षों से परतंत्रता का जीवन जी रहे थे। अब चूंकि वे स्वतंत्र हो चुके थे तो ऐसे में वे अपनी विभिन्न विश्व के मुद्दों पर एक स्वतंत्र राय रखना चाहते थे और विश्व समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देना चाहते थे। अतः ऐसे में स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन ने भी कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक विकास की आकांक्षा भी नव स्वतंत्र राष्ट्रों में थी और ये तभी संभव था जबकि वे दोनों ही महाशक्तियों से अपने आप को दूर रखें, ताकि दोनों ही महाशक्तियों का आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त किया जा सके, क्योंकि नव स्वतंत्र राष्ट्र इस बात से पूर्णतया परिचित थे कि बिना महाशक्तियों के सहयोग के वे अपने आप को कभी भी आर्थिक विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि तकनीकी के लिए निश्चित तौर पर उन्हें इन नव स्वतंत्र इन महाशक्तियों पर ही निर्भर रहना होगा। इसके अतिरिक्त वर्षों के संघर्ष के पश्चात मिली इस स्वतंत्रता के बाद जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके मन में अपने लिए एक पृथक विशिष्ट स्वरूप बनाने की अभिलाषा थी, या ये कहा जाए कि विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने की अभिलाषा थी। और यह तभी संभव था तब जब वे दोनों महाशक्तियों का अनुसरण न करते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करें। इसके अतिरिक्त नव स्वतंत्र देश जो वर्षों से उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का दंश झेल रहे थे, ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात इन राष्ट्रों में विश्व शांति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा थी, जो निश्चित तौर पर दोनों महाशक्तियों का अनुसरण या उनके गुटों में शामिल होने पर संभव नहीं थी। अतः ऐसे में इन राष्ट्रों द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। अतः हम देख सकते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या है एवं वे कौन कौन से कारक थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को न केवल अस्तित्व में लाया वरन उसके विकास को आकार देने का कार्य किया। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।